हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग रिलेटिव मोशन शुरू करते हैं। रिलेटिव मोशन का ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग रिलेटिव मोशन का पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इस पे अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन का आज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है एक बॉडी के रिस्पेक्ट में दूसरे बॉडी का हाइट, या फिर एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं रिलेटिव मोशन। ये मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है यहां पे, और एक आदमी भी वेलोसिटी से चल रहा है। ये मूविंग फ्रेम है, मूविंग फ्रेम। ये फ्रेम मूव कर रहा है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में भी वेलोसिटी से। ये ग्राउंड और ये मूविंग फ्रेम, और एक पार्टिकल यहां पे है। इसका इस ग्राउंड फ्रेम से एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है वाई, और इस मूविंग फ्रेम से इस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स डैश और वाई कोऑर्डिनेट है वाई डैश। मान लो ये दोनों फ्रेम का एक्स एक्सिस अगर सेम एक्सिस है तो इन पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट दोनों फ्रेम के लिए सेम हो जाएगा, इक्वल हाइट पे हो जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट इक्वल है। दोनों फ्रेम के लिए एक्स एक्सिस सेम एक्सिस है। अब मान लो कि ये फ्रेम t बराबर 0 टाइम पे इसी फ्रेम पे था। दोनों फ्रेम का ओरिजिन एक ही पॉइंट पे था t बराबर 0 टाइम पे। तो t बराबर t टाइम पे वो फ्रेम v वेलोसिटी से चल रहा है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो t टाइम में यहां से यहां पे आ गया। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो v t। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है इस ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो ये डिस्टेंस x है, और इसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट इस मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में x डैश है। ये है x डैश। अब यहां से देखो x डैश बराबर x माइनस वी टी। इस x में से इस वी टी को कट करेंगे तो ये x डैश बचेगा। x डैश बराबर x माइनस वी टी। अब इस इक्वेशन को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x डैश को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx डैश बाई dt बराबर, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो dx बाई dt, माइनस इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो v कांस्टेंट है, ये वाला v कांस्टेंट है तो v बाहर निकलेगा, और t का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 1। तो ये इक्वेशन मिला। अब यहां से देखो ये dx डैश बाई dt क्या है? इस मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट में चेंजिंग का रेट है। तो हम इसको बोल सकते हैं इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का वेलोसिटी है ये। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम है ये। और ये क्या है? dx बाई dt।
तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजिंग रेट है, तो इसको बोल सकते हैं ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल का वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और माइनस ये है वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, माइनस वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इसका मतलब होता है इस पार्टिकल का वेलोसिटी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इस फ्रेम का वेलोसिटी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है भी ए बी, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी। कहीं पे अगर ऐसा लिखा है ए बी, इसका मतलब ए का एक्सीलरेशन बी के रिस्पेक्ट में, ठीक, ओके। ध्यान रखना कि ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इस इक्वेशन को ध्यान रखना। इसको अगर हम एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एक्सीलरेशन मिलेगा, इसको अगर एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहां पे मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम बराबर, यहां पे मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, रेस्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का एक्सीलरेशन, और माइनस यहां पे मिलेगा एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर इस मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ये वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो फिर इसका एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो अगर यहां पे पहले लिख देते हैं, ये है एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, बट इफ मूविंग फ्रेम का वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो फिर ये टर्म जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग फ्रेम, ये बराबर होगा एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट फ्रेम मतलब ग्राउंड फ्रेम, और ये टर्म जीरो हो जाएगा इस कंडीशन पे, अगर ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो। अगर ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है और ये फ्रेम रेस्ट पे है, तो इन दोनों फ्रेम से किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन बराबर आएगा। लेकिन यही फ्रेम अगर एक्सीलरेट करता हुआ जा रहा है तो फिर रेस्ट फ्रेम और मूविंग फ्रेम से किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस इक्वेशन से निकालेंगे, तब बराबर नहीं आएगा दोनों फ्रेम से, ठीक। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट और देख लो, दो टाइप का फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर किसी फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो है तो उस फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। अगर किसी फ्रेम का एक्सीलरेशन जीरो है, इफ एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम is 0, then that frame is called inertial frame.
that frame is called inertial frame of reference. और एक्सीलरेशन जीरो मतलब या तो वो फ्रेम रेस्ट पे होना चाहिए या चलेगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, तभी एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो यहां पे ये फ्रेम रेस्ट पे है और इस फ्रेम को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला दें तो इसका एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो फिर ये दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो जाएंगे। एक्सीलरेशन जीरो तो फ्रेम इनर्शियल, और एक्सीलरेशन जीरो नहीं है तो फ्रेम नॉन इनर्शियल। तो यहां पे देखो, अगर दोनों फ्रेम इनर्शियल होगा मतलब इसका वेलोसिटी भी अगर कांस्टेंट होगा और ये तो रेस्ट पे है ही, तो फिर दोनों फ्रेम इनर्शियल होगा, और दोनों फ्रेम इनर्शियल होगा तो इन दोनों फ्रेम से किसी पार्टिकल को देखेंगे तो उसका एक्सीलरेशन इक्वल मिलेगा, इक्वल मिलेगा। ठीक, एक फ्रेम रेस्ट पे है, इसका मतलब ये इनर्शियल फ्रेम है, और दूसरा फ्रेम जो मूव कर रहा है ये अगर एक्सीलरेट करेगा, ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, तो फिर ये मूविंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो इन दोनों फ्रेम से किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन इक्वल नहीं दिखेगा, वो इस फॉर्मूला से निकालेंगे। ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन मान लो दे देगा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फिर इस मूविंग फ्रेम का एक्सीलरेशन ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में दे देगा, तो फिर मूविंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब इसमें देखो, कहीं पे अगर ऐसा लिखा है, यहां पे देखो VPM, तो इसको लिखे हैं VP माइनस VM, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यहां पे भी APM बराबर AP माइनस AM, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ये लिखना आना चाहिए, अगर कहीं पे ऐसा लिखा है XAB तो ये बराबर XA माइनस XB, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। PM PM, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। AB AB, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। और ये वेक्टर है, वेक्टर है। ठीक, अब इसका यूज करके इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पहले। ये रोड है, रोड पे दो कार चल रहा है। इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। ये कार मान लो A है और ये कार B है, ये है VA और ये है VB। तो इस कार वाले के रिस्पेक्ट में इस कार का स्पीड कितना होगा, मतलब हम यहां पे पूछ रहे हैं वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, ये पूछ रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका VB माइनस VA, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में,
तो यहाँ पे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड पता है 10 और 25, और ये वेक्टर है तो वेक्टर तरीका से इसको घटाएंगे, और यहाँ पे एक ही लाइन पे मोशन हो रहा है तो वेक्टर तरीका से जोड़ने या घटाने के लिए हम ऐसे रेफरेंस ले लेते हैं। मोशन के अलोंग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, एक को पॉजिटिव और इसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को नेगेटिव, और इस रेफरेंस के हिसाब से VA और VB को इस फॉर्मूला में पुट करो तो जो क्वांटिटी नहीं पता वो साइन के साथ आ जाएगा अपने आप। तो यहां पे B कार का वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में पूछे हैं तो VB है 25 इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो VB की जगह पे 25 रखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और माइनस VA के जगह पे 10 रखेंगे, इसका डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव डायरेक्शन ही है इसका भी, तो VA की जगह पे ये 10 पॉजिटिव साइन के साथ, तो 25 में से 10 गया तो 15 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव साइन के साथ आया। इसका मतलब A के रिस्पेक्ट में B का वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में ये, और प्रैक्टिकली भी पता चल रहा है कि ये अगर 25 से जा रहा है और इसके पीछे कोई 10 से जा रहा है तो ग्राउंड वाला इसका स्पीड 10 देखेगा और इसका स्पीड 25 देखेगा, लेकिन जो आदमी इस कार में बैठा है ये आदमी इस कार का वेलोसिटी 25 में से 10 कट होके देखेगा तो 15 देखेगा। ठीक, अब यहीं पे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, ये रोड और इस पे एक कार यहां पे, ये कार A और एक कार यहां पे, ये कार B, और A कार का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड है इस डायरेक्शन में, और B कार का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है A के अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन फिर से वही है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, तो एक रेफरेंस ले लो, मोशन के अलोंग एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और इसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, और VBA इसको ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ B माइनस वेलोसिटी ऑफ A, और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इस रेफरेंस के हिसाब से साइन के साथ VA और VB को इसमें पुट करो तो वेलोसिटी ऑफ B मिल जाएगा A के रिस्पेक्ट में साइन के साथ, तो VB है 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो VB के जगह पे 10 पुट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ तो -10, और माइनस VA है 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो VA की जगह पे 20 पुट करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ 20, तो यह आया -10 - 20 -30 मीटर पर सेकेंड। B का वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में 30 मीटर पर सेकेंड आया नेगेटिव साइन के साथ, मतलब इस डायरेक्शन में, तो A कार वाला देखेगा कि B कार 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इधर आ रहा है, इधर, जबकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में B का वेलोसिटी 10 ही है, लेकिन A कार के रिस्पेक्ट में B का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ठीक, इसमें एक कॉन्सेप्ट और लगा सकते हैं, यह अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से देखना। A और B कार एक रोड पे चल रहा है, कार A और कार B, A कार का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 20 मीटर पर सेकेंड और B कार का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड।
यहां पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो कॉन्सेप्ट है कि जिसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी पूछा जा रहा है उसको आप रेस्ट पे मान लो और उसका वेलोसिटी दूसरे वाले कार को दे दो जिसका पूछा जा रहा है, डायरेक्शन अपोजिट करके। तो ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी पूछा जा रहा है तो आप ए को रेस्ट पे मान लो और ए का जो वेलोसिटी है ये इस बी को दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके। तो ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो बी को देंगे इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको यहां से हटा दो। अब वेलोसिटी ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में क्लियर कट दिख रहा है। ए तो रेस्ट पे आ गया, अब ए देखेगा कि ये बी 10 प्लस 20 30 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है। 20 प्लस 10 30 मीटर पर सेकेंड आया। इस बी का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में, और यहां भी यही आया था 30 मीटर पर सेकेंड विथ नेगेटिव साइन, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना, इसी का यूज करेंगे अक्सर। दो पार्टिकल अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है और एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी, एक्सीलेशन या डिस्प्लेसमेंट पूछे तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है उसको रेस्ट पे मान लेंगे और इसका वेलोसिटी, एक्सीलेशन या डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके। तो एक पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, सिर्फ दूसरा पार्टिकल ही मूव कर रहा है, तो अब इस रेस्ट वाले के रिस्पेक्ट में इस दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सीलेशन आसानी से निकाल सकते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। अब इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखो। ये रोड है, इस रोड पे दो कार है, एक ये और एक ये कार t बराबर 0 टाइम पे रेस्ट पे है, रुका हुआ है, और ये कार t बराबर 0 टाइम पे 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चल रहा है। ये पुलिस की गाड़ी है और ये चोर की गाड़ी है। तो t बराबर 0 टाइम पे इस वक्त ये चोर इस पुलिस को देखा। अभी पुलिस और चोर के गाड़ी के बीच का ये सेपरेशन 50 मीटर है। तो इस वक्त ये चोर इस पुलिस को देख लिया। अब ये चोर भागेगा यहां से, तो चोर भागेगा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और चोर के गाड़ी में एक्सीलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और पुलिस के गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड यही है 10 मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा स्पीड नहीं होगा ये पुलिस का गाड़ी। तो ये स्पीड कांस्टेंट है। तो अब बताओ कि ये पुलिस चोर को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। स्क्रीन को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाओ। चोर के गाड़ी को मान लो रेस्ट पे है, चोर के गाड़ी को मान लो रेस्ट पे है, और इस चोर के गाड़ी का जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है ये इस पुलिस के गाड़ी को दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके। तो चोर का गाड़ी रेस्ट पे है, इसमें वेलोसिटी नहीं है लेकिन इसमें एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में, तो इस एक्सीलरेशन को पुलिस के गाड़ी को दे दो अपोजिट डायरेक्शन करके। इस डायरेक्शन में है तो इस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पुलिस के गाड़ी को दे देते हैं इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां से इस एक्सीलरेशन को हटा दो। चोर का गाड़ी रुका हुआ है, रेस्ट पे है। तो अब देखो
पुलिस के गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पुलिस की गाड़ी का ये वेलोसिटी घटेगा 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 और जीरो हो जाएगा। तो 50 मीटर से पहले अगर पुलिस की गाड़ी का वेलोसिटी जीरो हो गया, इसका मतलब ये पुलिस उस चोर को नहीं पकड़ पाएगा। और पुलिस के गाड़ी का वेलोसिटी जीरो होने में अगर पुलिस का गाड़ी 50 मीटर से ज्यादा चला गया, इसका मतलब पुलिस चोर को पकड़ लेगा। ठीक, प्लानिंग समझ में आया? अब इसे पूरा करो। चोर का गाड़ी रेस्ट पे है और पुलिस के गाड़ी पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो और देखो इसका वेलोसिटी जीरो होने तक में ये कितना दूर चला जाता है। तो लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो भी इसका जीरो होने में कितना दूर चला जाएगा ये देखना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है भी जीरो होने तक में। तो भी के जगह पे जीरो ले लेंगे तो जीरो का स्क्वायर जीरो बराबर यू स्क्वायर, तो यू है 10, 10 का स्क्वायर 100 अब प्लस 2as, एक्सीलरेशन है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो a के जगह पे 3 पुट करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, तो -2 a के जगह पे 3 और s, यही s निकालना है, यही s। तो यहां से 3 दूना 6s, माइनस में इसको इस साइड लाओ तो प्लस में आएगा 6s बराबर 100। तो s बराबर 100/6, इसको कट करेंगे तो नीचे 3 और ऊपर 50 और इसको कट करो तो 3 से 3 काम 3, 2 5 तो 20, तो 3 छक्के 18, 2 20 पॉइंट, तो 20, 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, तो 6.6 ऐसे ही करता हुआ चला जाएगा। तो 16.6 इस पे ऐसे रेकरिंग, तो ये s बराबर 16.6 मीटर चल के रुक जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो ये यहां से 16.6 मीटर आगे जाके रुक जाता है और चोर का गाड़ी है यहां से 50 मीटर पे, इसका मतलब चोर नहीं पकड़ाएगा, चोर भाग जाएगा। मिनिमम पुलिस और चोर के बीच का ये मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, मिनिमम सेपरेशन ये लेंथ। तो यहां से यहां तक 50 है और पुलिस का गाड़ी यहां से 16.6 मीटर आगे आके रुक गया है, तो ये है 16.6। तो ये कितना होगा, इस 50 में से 16.6 को घटा दो, 50 में से 16.6 को कट करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 33.4 मीटर, 33.4 मीटर का फासला रह जाएगा पुलिस और चोर के बीच। इसे क्लोजेस्ट अप्रोच भी बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चोर एंड पुलिस। ठीक, खैर आज ये चोर भाग गया पर कभी न कभी पकड़ा ही जाएगा क्योंकि कानून का हाथ लंबा होता है। ठीक, आओ इसी पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है, एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट का ये लेंथ है 20 मीटर और लिफ्ट के टॉप से, इस पॉइंट से एक कॉइन को, एक सिक्का को रिलीज करते हैं, जस्ट छोड़ते हैं t बराबर 0 टाइम पे, जस्ट रिलीज किए हैं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है।
तो ये सिक्का कितने टाइम में लिफ्ट के बॉटम पे आ जाएगा, ये टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है g, तो इसमें सिंपली वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाओ, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये s डिस्प्लेसमेंट है, ये 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे 20, u 0 है तो ये टर्म 0 प्लस हाफ, और एक्सीलरेशन के जगह पे ये g वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल टू फाइनल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो g को नेगेटिव लेंगे यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट को भी नेगेटिव लो, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो a के जगह पे ये g का वैल्यू 10 ले लो इंटू टी स्क्वायर, तो 2 से ये 10 कटेगा 5, और 5 से ये 20 कटेगा 4, तो टी स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर √4, और रूट से 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 सेकेंड। तो सिंपली ये क्वाइन इस लिफ्ट के टॉप से बॉटम पे आने में टाइम लिया है 2 सेकेंड। अब इसी लिफ्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से चला दो। अब इस क्वाइन को लिफ्ट के टॉप से छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे, तो ये कितने टाइम में लिफ्ट के बॉटम पे आ जाएगा। अब लिफ्ट भी चल रहा है और क्वाइन को यहां से रिलीज किए हैं तो क्वाइन भी नीचे आ रहा है, तो अब 2 सेकेंड से कम टाइम में ही ये क्वाइन इस लिफ्ट के बॉटम से टकरा जाएगा, तो इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा दो। अब इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा दो, लिफ्ट को आप रेस्ट पे मान लो, और लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है, ये एक्सीलरेशन इस क्वाइन को दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके। लिफ्ट का एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये एक्सीलरेशन इस क्वाइन को दे दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको यहां से हटा दो, तो अब इस क्वाइन के रिस्पेक्ट में लिफ्ट रेस्ट पे है, तो अब इस क्वाइन को टॉप से बॉटम पे आने में कितना टाइम लगेगा। तो फिर से इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये डिस्प्लेसमेंट यही है 20 बराबर u 0 है हाफ, और a के जगह पे अब इसमें एक्सीलरेशन है g डाउनवर्ड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, तो g का वैल्यू 10, तो 10 प्लस 2 12 इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से देखो 2 छक्के 12, तो टी स्क्वायर बराबर 20 और ये 6 बट्टा में, तो टी स्क्वायर बराबर 20 बट्टा 6। एक बार कट करेंगे 2 से, तो नीचे में 3 और ऊपर में 10, तो टी स्क्वायर बराबर आया 10 बट्टा 3। इसको और कट करेंगे तो 3 तिया 9, 1 10, तो पॉइंट, तो एक 0 आएगा 1 पे, तो 10, तो फिर से 3 तिया 9, 1 10, फिर से 3 तिया 9, 1 10, तो 3.333 ऐसे ही चलेगा ये। तो टी स्क्वायर बराबर 3.3, इस पे ऐसे रैकरिंग, तो टी बराबर अंडर रूट 3.3 सेकेंड। इतने टाइम में अब ये क्वाइन इस लिफ्ट के बॉटम से टकरा जाएगा। तो यहां पे देखो ये टाइम अंडर रूट 3.3 इस टाइम से कम है, अंडर रूट 4 से कम है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को आसान कर देता है। इस पे एक कॉन्सेप्ट और देखो, एक कॉन्सेप्ट और देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। 2 पार्टिकल लेते हैं A और B, और दोनों पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन कराओ।
और ए पार्टिकल पे बैठ के बी पार्टिकल का मोशन देखो कि ए पार्टिकल से बी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन है या पैराबोलिक पाथ पे है। ठीक, तो ये हॉरिजेंटल सरफेस और एक पार्टिकल को यहां से u1 वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ θ1 एंगल पे प्रोजेक्ट करो और एक पार्टिकल को यहां से u2 वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ θ2 एंगल पे प्रोजेक्ट करो। इस पार्टिकल का नाम है A और इस पार्टिकल का नाम B। इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं t बराबर 0 टाइम पे, इस पार्टिकल को भी प्रोजेक्ट किए हैं t बराबर 0 टाइम पे। दोनों पार्टिकल को साइमल्टेनियसली ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं। तो t बराबर t टाइम पे ये पार्टिकल इधर कहीं पे होगा और t बराबर t टाइम पे ये पार्टिकल इधर कहीं पे होगा। तो t बराबर 0 टाइम पे इस पार्टिकल के वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ये u1 cos θ1 और वर्टिकल कंपोनेंट u1 sin θ1 और t बराबर 0 टाइम पे इस पार्टिकल का हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट u2 cos θ2 और वर्टिकल कंपोनेंट u2 sin θ2। अब यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है g और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन का ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इस पार्टिकल का भी और इस पार्टिकल का भी। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है g, तो वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो t टाइम पे वर्टिकल डायरेक्शन का ये वेलोसिटी हो जाएगा v बराबर y डायरेक्शन में v बराबर u प्लस ए टी। और वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u1 sin θ1, तो u के जगह पे u1 sin θ1 अब प्लस ए टी। तो मोशन है अपवर्ड डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन है g डाउनवर्ड, तो माइनस जी टी। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट यही रहेगा क्योंकि हॉरिजेंटल में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा u1 cos θ1। इसी तरह से t टाइम पे इस पार्टिकल का हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो यही रहेगा u2 cos θ2 और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इसमें चेंज आएगा t टाइम पे vy बराबर u प्लस ए टी, तो u2 sin θ2 माइनस जी टी। ठीक, ये पार्टिकल है A और ये पार्टिकल है B। A पार्टिकल पे बैठ के B पार्टिकल का मोशन देखना है, वेलोसिटी ऑफ B A के रिस्पेक्ट में। तो देखो फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो इसको लिखने का तरीका B माइनस VA और ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो t टाइम पे VB और VA को लिखना है। t टाइम पे VB u2 cos θ2 है माइनस आई कैप के डायरेक्शन में, यहां पे डायरेक्शन बना लो, ये प्लस जे कैप, ये माइनस जे कैप, ये प्लस आई कैप और ये माइनस आई कैप। तो VB t टाइम पे लिखना है u2 cos θ2 माइनस आई कैप, u2 cos θ2 माइनस आई कैप, तो माइनस यहां पे लगा देते हैं आई कैप, और जे कैप के डायरेक्शन में u2 sin θ2 माइनस जी टी प्लस u2 sin θ2 माइनस जी टी। इतना वेलोसिटी है जे कैप के डायरेक्शन में। और ये माइनस वेलोसिटी ऑफ ए एट टाइम t। तो t टाइम पे a पार्टिकल का वेलोसिटी u1 cos θ1 आई कैप के डायरेक्शन में
u1 cos थीटा 1 आई कैप के डायरेक्शन में, और u1 sin थीटा 1 माइनस जी टी जे कैप के डायरेक्शन में, प्लस u1 sin थीटा 1 माइनस जी टी जे कैप के डायरेक्शन में। अब ये माइनस इस इनटू के अंदर घुसेगा तो इसको नेगेटिव कर देगा और इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देगा, तो इसको अंदर घुसाओ, तो माइनस u1 cos थीटा 1 आई कैप और इस पॉजिटिव को भी नेगेटिव कर देगा, तो माइनस इंटू u1 sin थीटा 1 माइनस जी टी जे कैप। अब आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ और जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ, तो इन दोनों में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लो, इनटू u2 cos थीटा 2 u2 cos थीटा 2 प्लस u1 cos थीटा 1 प्लस u1 cos थीटा 1। इन दोनों जगह से ये नेगेटिव कॉमन आ गया है आई कैप, ये दोनों आई कैप के डायरेक्शन में। अब जे कैप वाले में से जे कैप वाले को घटा दो इसको, तो u2 sin थीटा 2 माइनस जी टी u2 sin थीटा 2 माइनस जी टी में से घटाना है u1 sin थीटा 1 माइनस जी टी को, u1 sin थीटा 1 माइनस जी टी को। तो यहां पे ये नेगेटिव साइन इस इनटू के अंदर जाएगा तो इसको नेगेटिव कर देगा और इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो यहां पे देखो माइनस जी टी से प्लस जी टी कट जाएगा और u2 sin थीटा 2 और माइनस u1 sin थीटा 1 रहेगा यहां पे। तो जे कैप के डायरेक्शन में मिला u2 sin थीटा 2 माइनस u1 sin थीटा 1, इतना मिला जे कैप के डायरेक्शन में। तो अब यहां पे देखो आई कैप के डायरेक्शन में वेलोसिटी इतना है और जे कैप के डायरेक्शन में वेलोसिटी इतना है। किसका? बी पार्टिकल का, ए के रिस्पेक्ट में। यह है वेलोसिटी ऑफ बी ए के रिस्पेक्ट में। ये तो यहां पे देखो u2 कांस्टेंट है, u1 कांस्टेंट है, थीटा 1 और थीटा 2 भी कांस्टेंट है। u1 u2 थीटा 1 और थीटा 2 कांस्टेंट है। इसका मतलब b पार्टिकल का वेलोसिटी a पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इस कांस्टेंट को c1 मान लो नेगेटिव साइन के साथ आई कैप प्लस इस कांस्टेंट को c2 मान लो जे कैप। मतलब बी पार्टिकल का वेलोसिटी ए पार्टिकल पे बैठ के कांस्टेंट दिख रहा है। आई कैप के डायरेक्शन में माइनस c1 और जे कैप के डायरेक्शन में c2। ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब बी पार्टिकल का वेलोसिटी ए पार्टिकल के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है। इसको अगर ग्राफ में दिखाएं तो ये आई कैप का डायरेक्शन और ये जे कैप का डायरेक्शन। तो जे कैप के डायरेक्शन में वेलोसिटी c2 है, ये जे कैप के डायरेक्शन में c2 और माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है c1। तो ये है माइनस आई कैप का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है c1। तो बी पार्टिकल का वेलोसिटी ए पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इन दोनों का रिजल्टेंट दिखेगा और ये दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में इधर कहीं पे आएगा ऐसे। और ये एंगल अगर निकालना चाहें तो इसको थीटा मानो और इस c2 वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे चिपका दो, तो ये हो जाएगा c2। तो यहां से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस c2 बाय c1, tan थीटा इक्वल टू c2 बाय c1। और बी पार्टिकल का वेलोसिटी ए पार्टिकल पे बैठ के देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना दिखेगा,
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो C1 C2 कांस्टेंट है, तो A पार्टिकल पे बैठ के B पार्टिकल का वेलोसिटी देखेंगे तो कांस्टेंट दिखेगा, और A पार्टिकल पे बैठ के B पार्टिकल के वेलोसिटी का ये डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी फिक्स है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। ये tan थीटा कांस्टेंट बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट है ये एंगल। तो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन दिखेगा, एक ही डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा। तो इस पॉइंट को हम यहां पे नोट कर देते हैं। ए पार्टिकल पे बैठ के बी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक, इस पार्टिकल को इधर भी प्रोजेक्ट कर देते तब भी ए पार्टिकल पे बैठ के बी पार्टिकल को देखते तो बी पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन ही दिखता। तो ये बात ध्यान रखना कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो दूसरे प्रोजेक्टाइल का मोशन स्ट्रेट लाइन में दिखेगा और उसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट दिखेगा, वेलोसिटी भी कांस्टेंट दिखेगा। ठीक, तो इसको देखें ध्यान से और समझें। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखो। ये मान लो एक रिवर है, नदी है, जो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, चल रहा है VR वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ रिवर। और एक आदमी है जो रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में मैक्सिमम VS वेलोसिटी से तैर सकता है, स्विम कर सकता है। VS है वेलोसिटी ऑफ स्विमर। तो ये स्विमर अगर इस रिवर में, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करें t बराबर 0 टाइम पे, तो इसको x लेंथ आगे जाने में कितना टाइम लगेगा? x लेंथ आगे जाने में कितना टाइम लगेगा? तो यहां पे देखो, ये स्विमर रिवर फ्लो के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो रिवर का वेलोसिटी भी इस स्विमर को सपोर्ट करेगा। तो ग्राउंड से देखेंगे तो स्विमर का वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये VS प्लस VR हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ स्विमर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर हो जाएगा। तो ग्राउंड से देखने पे ये x लेंथ कवर करने में कितना टाइम ले लेगा? तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लगाओ। टाइम इक्वल टू ये डिस्टेंस x कवर करना है, अब बाय स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VS प्लस VR, VS प्लस VR। ये रिवर फ्लो के डायरेक्शन में, स्ट्रीम के डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, इसको डाउन द स्ट्रीम बोलते हैं। ओके, तो इतना टाइम में ये x लेंथ कवर करेगा। और यही स्विमर अगर रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करे, स्विम करना शुरू करे,
तो x लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगेगा। यहां से x लेंथ कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा। t बराबर 0 पे स्विम करना स्टार्ट किया है रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये रिवर इस स्विमर को अपोज करेगा, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर का वेलोसिटी vs माइनस vr हो जाएगा। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में x लेंथ कवर करने में अब कितना टाइम लग जाएगा, इसको बोलते हैं अप द स्ट्रीम, स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में। तो फिर से टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, तो x बाय vs माइनस vr, तो इतने टाइम में x लेंथ कवर करेगा। ओके, अब इस पे क्वेश्चन कर लो। यहां पे ध्यान से देखो, x लेंथ कवर करना है और पहले केस में रिवर फ्लो के डायरेक्शन में चला है तो x लेंथ कवर करने में कम टाइम लगेगा, और दूसरे केस में रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चला है तो x लेंथ कवर करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और वैसे भी यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे में ज्यादा है तो ये टाइम कम होगा, और यहाँ पे नीचे में कम है vs माइनस vr है तो ये टाइम ज्यादा होगा। इसको t1 मान लो और इसको t2 मान लो, और यहाँ पे t1 कम है t2 से। इस पे एक क्वेश्चन कर लो। इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से, और एक स्विमर है जिसका स्टिल वाटर में मैक्सिमम वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकंड। तो बताओ ये रिवर फ्लो के डायरेक्शन में अगर चलेगा, vr के डायरेक्शन में अगर चलेगा, तो 100 मीटर आगे जाने में कितना टाइम लेगा, 100 मीटर आगे जाने में कितना टाइम लेगा। तो स्ट्रीम के डायरेक्शन में चला है तो वेलोसिटी सपोर्ट कर देगा, स्ट्रीम वाला वेलोसिटी सपोर्ट कर देगा स्विमर को। तो कितना टाइम लग जाएगा 100 मीटर आगे जाने में, t1 बराबर 100 बट्टा vs प्लस vr। t1 बराबर, t1 फाइंड करना है कि कितने टाइम में 100 मीटर कवर करेगा, x है 100 मीटर आगे जाना है, बाय वेलोसिटी हो जाएगा टोटल vs प्लस vr, तो 15 प्लस 10 25, 25 चौका 100, तो 4 सेकेंड। और यही स्विमर अगर रिवर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो इसको यहां से 100 मीटर आगे आने में कितना टाइम लगेगा। t बराबर 0 पे यहां से शुरू किया है, मतलब वापस घूम के आने में कितना टाइम लगेगा। तो t2 इक्वल टू डिस्टेंस तो यही है 100 बट्टा, अब हो जाएगा vs माइनस vr, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड vs माइनस vr। तो vs है 15 और vr है 10, तो 15 में से 10 गया तो 5, और 5 से इस 100 को कट करेंगे तो 20 सेकेंड। मतलब जो स्विमर स्ट्रीम के डायरेक्शन में 4 सेकेंड में 100 मीटर आगे जाता था, वही स्विमर स्ट्रीम फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में अगर चलेगा तो 100 मीटर कवर करने में इसको 20 सेकेंड लग जाएगा। ओके, तो इसको देखें ध्यान से, सोचें समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट, अब ट्रेन आदमी ट्रेन स्टेशन वाला क्वेश्चन सब देख लेते हैं। यहां पे एक आदमी खड़ा है इस पॉइंट पे, और इधर से एक ट्रेन आया जिसका लेंथ l है और इसका वेलोसिटी v है। तो ये ट्रेन इस आदमी को कितने देर में क्रॉस कर जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये आदमी रेस्ट पे है, आदमी रेस्ट पे है,
तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा? तो ट्रेन ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां पे आ गया ट्रेन ऐसे, इसका मतलब इस आदमी को क्रॉस कर गया। तो ट्रेन इसको क्रॉस करने के लिए देखो L लेंथ चलेगा, जितने लेंथ का ट्रेन है उतना लेंथ चलेगा, ऐसा हो जाएगा फाइनल फिगर। तो L लेंथ चलने में ट्रेन को कितना टाइम लगेगा, उतना ही टाइम में ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर जाएगा। तो L लेंथ चलने में इसको कितना टाइम लगेगा, वेलोसिटी है v और ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो सिंपल इक्वेशन लगेगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड है v इक्वल टू डिस्टेंस कवर करेगा ये L बाय टाइम, तो यहां से टाइम बराबर L बाय v, इतने टाइम में इस रेस्ट आदमी को ये ट्रेन क्रॉस कर जाएगा। ठीक, और देखो सिंपल 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 सिंपल, ये मान लो एक ट्रेन का स्टेशन है, इस स्टेशन का लेंथ है LS, स्टेशन, और एक ट्रेन यहां पे आया, इस ट्रेन का लेंथ है LT और ट्रेन का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v और ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। और ये छोटा मोटा स्टेशन है और ये ट्रेन सुपर फास्ट है, तो मान लो कि ये ट्रेन इस स्टेशन पे नहीं रुका, v वेलोसिटी से चलता ही रह गया, तो कितने टाइम में ये ट्रेन इस स्टेशन को क्रॉस कर जाएगा, क्रॉसिंग टाइम निकालना है। तो क्या करें, ट्रेन के इंजन वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं Q और ट्रेन के पीछे वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं P, और यहां से क्रॉसिंग स्टार्ट है। तो देखो ये ट्रेन जब अपने लेंथ के बराबर चल लेगा LT के बराबर, तो ये Q पॉइंट यहां पे आ जाएगा और P पॉइंट यहां पे आ जाएगा, यहां पे। तो ट्रेन अपने लेंथ के बराबर चल चुका है, फिर भी ये स्टेशन क्रॉस नहीं हुआ है। अभी स्टेशन को क्रॉस करने के लिए इस P पॉइंट को, ट्रेन के इस पीछे वाले पोर्शन को और कितना चलना पड़ेगा, स्टेशन के इस लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा इस P पॉइंट को, तब जाके ये ट्रेन यहां पे आएगा, ये P पॉइंट यहां पे और ये Q पॉइंट यहां पे। अब ये ट्रेन स्टेशन को क्रॉस किया, तो स्टेशन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना लेंथ चलना पड़ा, ट्रेन के खुद का लेंथ LT और फिर यहां से इस P पॉइंट को ट्रेन के इस स्टेशन के लेंथ के बराबर LS, तब ये ट्रेन स्टेशन को क्रॉस करेगा। तो ट्रेन को कितना चलना पड़ा, LT प्लस LS, और ट्रेन का वेलोसिटी है v, तो कितना टाइम लगेगा LT प्लस LS डिस्टेंस कवर करने में, तो वो टाइम अब निकल जाएगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है LT प्लस LS, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशन बाय टाइम। तो यहां से क्रॉसिंग टाइम आएगा, इस टाइम को यहां पे रखो और v को यहां पे, क्रॉसिंग टाइम t इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशन बाय वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, इतने टाइम में ये ट्रेन इस स्टेशन को क्रॉस करेगा। ओके, इसको देखें, सोचें और समझें। आगे बढ़ते हैं अगला टाइप। अगला टाइप, यहां पे एक बर्ड उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रहा है,
और इस चिड़िया का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे एक ट्रेन है, इस चिड़िया के ठीक नीचे में इस ट्रेन का इंजन है और ट्रेन का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड और इस ट्रेन का लेंथ है 180 मीटर। तो बताओ ये ट्रेन इस बर्ड को, इस चिड़िया को कितने देर में क्रॉस करेगा। इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा दो। इस चिड़िया को रेस्ट पे मान लो और इसका जो वेलोसिटी है वो इस ट्रेन को दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके। तो इस 10 मीटर पर सेकेंड को इस ट्रेन को दे दो अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड और यहां से बर्ड के स्पीड को हटा दो। तो ये चिड़िया रेस्ट पे आ गया और ट्रेन का वेलोसिटी इस चिड़िया के रिस्पेक्ट में 20 इधर और 10 इधर, तो नेट वेलोसिटी 10 आएगा इस डायरेक्शन में, 20 माइनस 10। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू चिड़िया 10 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन का लेंथ है 180 मीटर। तो अब देखो ये तो ऐसी बात हो गई कि ये चिड़िया रेस्ट पे है यहाँ पे, तो 180 मीटर का ट्रेन 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस चिड़िया को कितने देर में क्रॉस कर जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया। क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस 180 मीटर कवर करना है, अब बाय स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 0 से 0 कटा, 18 सेकेंड में इस चिड़िया को क्रॉस कर जाएगा ये ट्रेन। ओके, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का इस तरह से यूज करेंगे। अब एक और इस पे, इसी चिड़िया को अगर अपोजिट डायरेक्शन में उड़ा दें, इसी चिड़िया को अगर अपोजिट डायरेक्शन में उड़ा दें इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, और यहां पे एक ट्रेन जा रहा है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये ट्रेन इस चिड़िया को कितने देर में क्रॉस करेगा। ट्रेन का लेंथ है 150 मीटर, बताओ। तो इसमें भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगा दो। इस बर्ड को रेस्ट पे मान लो और इसका जो वेलोसिटी है ये 10, इसको ट्रेन को दे दो अपोजिट डायरेक्शन करके। तो बर्ड में वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, तो ये अपोजिट करके इस डायरेक्शन में दे दो इस ट्रेन को 10 मीटर पर सेकेंड और इसको यहां से हटा दो। तो अब इस चिड़िया के रिस्पेक्ट में इस ट्रेन का स्पीड हो गया 10 प्लस 15, 25 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो कितने देर में क्रॉस कर जाएगा। क्रॉस करना है 150 मीटर का लेंथ, तो क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 150, अब बाय स्पीड है 10 प्लस 15, 25। तो 25 से अगर कट करेंगे तो 25 से ये कट जाएगा, 25 छक्के 150, तो 6 सेकेंड में ये ट्रेन इस चिड़िया को क्रॉस कर जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टाइप देखो। एक ट्रेन ये है जिसका लेंथ है L1 और एक ट्रेन ये है, इसका लेंथ है L2 और इस ट्रेन का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में V1 और इस ट्रेन का वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में V2। तो बताओ ये दोनों ट्रेन कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेगा। मान लो कि V2 ग्रेटर है V1 से, इस ट्रेन का वेलोसिटी ज्यादा है इस ट्रेन से। तो क्या करें इसके लिए,
एक ट्रेन को रेस्ट पे मान लो और दूसरे ट्रेन को चला दो। तो इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। तो ए को रेस्ट पे मान लो और बी को चला दो। तो ए को अगर रेस्ट पे मानेंगे तो ए का वेलोसिटी इस ट्रेन को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके, पीछे के डायरेक्शन में v1, और यहां से इस वेलोसिटी को हटा दो। तो अब इस ट्रेन का वेलोसिटी इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में v2 और इस डायरेक्शन में v1, और v2 ग्रेटर है v1 से, तो नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v2 माइनस v1 ये आ गया। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि स्टेशन रेस्ट पे है और ट्रेन चल रहा है। तो ये ट्रेन स्टेशन को कितने टाइम में क्रॉस कर जाता है? क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ स्टेशन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। तो वही लगा दो यहां पे, दोनों ट्रेन का लेंथ पता है, तो क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए इसको कितना चलना पड़ेगा? L1 प्लस L2। जैसे एक स्टेशन को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना चलना पड़ता है? स्टेशन का लेंथ प्लस ट्रेन का लेंथ। तो L1 प्लस L2 डिस्टेंस बाय इस ट्रेन के रिस्पेक्ट में इस ट्रेन का वेलोसिटी है v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1, इतने टाइम में ये ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। ठीक, यहीं पे अगर दोनों ट्रेन का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ले लें, एक ट्रेन ये है, इसका लेंथ है L1 और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1, ये ट्रेन A, और एक ट्रेन ये है, इसका लेंथ है L2 और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v2, ट्रेन B। तो बताओ ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगा? तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाओ फिर से। एक ट्रेन को रेस्ट पे मान लो और इसका जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इस ट्रेन को दे दो डायरेक्शन अपोजिट करके। तो इस ट्रेन में वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी इसको देंगे तो इस डायरेक्शन में दे देंगे v1, और यहां से इसको हटा दो। तो ये फिर से ऐसी ही बात हो गई कि स्टेशन को जो कि रेस्ट पे है, इसको ये ट्रेन कितने देर में क्रॉस कर जाएगा? तो वो क्रॉसिंग टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा L1 प्लस L2 बाय वेलोसिटी, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी है v1 प्लस v2, सेम डायरेक्शन में है ना, तो v1 प्लस v2 इतने टाइम में क्रॉस कर जाएगा। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व भी किए होंगे कि जब हम लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं तो बगल वाले ट्रैक पे अगर ट्रेन सामने से आया अपोजिट डायरेक्शन से, तो बड़ी तगड़ा स्पीड में आता है और जल्दी क्रॉस कर जाता है। लेकिन बगल वाले ट्रैक पे अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में आया, मेरे ही डायरेक्शन में, तो उसको क्रॉस करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ये चीज आप लोग ऑब्जर्व भी किए होंगे। तो ये वाला क्रॉसिंग टाइम जब ट्रेन का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो कम होता है, और ट्रेन का मोशन जब सेम डायरेक्शन में होता है तो क्रॉसिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पे v1 माइनस v2 हो जाता है और नीचे में कम, तो ये टाइम ज्यादा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप देखो, अब आदमी और एस्केलेटर वाला देखो। ग्राउंड पे इससे कुछ इंक्लाइनेशन पे एक एस्केलेटर है, सीढ़ी है एस्केलेटर वाला, और एक आदमी ग्राउंड पे चल सकता है vm वेलोसिटी से, और इस एस्केलेटर का वेलोसिटी है मान लो va, और इस एस्केलेटर का लेंथ है l।
अगर एस्केलेटर खराब है, तो एस्केलेटर रेस्ट पे है, तो ये आदमी इस सीढ़ी पे चढ़ने में मान लो टाइम ले लिया t1। ये आदमी यहाँ पे आया और देखा कि एस्केलेटर खराब है, तो ये जितना वेलोसिटी से ग्राउंड पे चल सकता है उतना ही वेलोसिटी से इस सीढ़ी पे चढ़ने लगा vm वेलोसिटी से। तो इसको यहां तक जाने में टाइम लग गया t1। तो अगर इक्वेशन लिखें vm l और टाइम में, तो ये लिखा जाएगा वेलोसिटी बराबर l/t1। ठीक, इस कंडीशन पे। और दूसरे दिन यही आदमी गया यहां पे, तो देखा एस्केलेटर ठीक है, एस्केलेटर चल रहा है और एस्केलेटर चलता है va वेलोसिटी से। तो ये आदमी सिंपली यहां से यहां पे गया और एस्केलेटर पे जाके खड़ा हो गया। तो ये एस्केलेटर जितने वेलोसिटी से चल रहा है उतना वेलोसिटी से इस आदमी को इस सीढ़ी पे ऊपर ले गया। तो अब की बार ऊपर ले जाने में मान लो टाइम लग गया t2। अब की बार आदमी नहीं चल रहा है लेकिन एस्केलेटर चल रहा है, तो आदमी उस एस्केलेटर पे खड़ा है, तो एस्केलेटर इसको ऊपर लेके चला गया मान लो t2 टाइम में। तो अब va l और t2 में रिलेशन लिखें तो ये आएगा va बराबर l/t2। ओके। और तीसरा दिन यही आदमी यहां पे गया, तो एस्केलेटर भी सही था और ये आदमी एस्केलेटर पे खुद भी चल रहा है। एस्केलेटर भी चल रहा है और एस्केलेटर पे ये आदमी भी चल रहा है। तो एस्केलेटर चल रहा है va वेलोसिटी से, ये आदमी इस एस्केलेटर पे चल रहा है vm वेलोसिटी से। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये आदमी इस एस्केलेटर पे कितने वेलोसिटी से चलेगा? vm प्लस va। तो vm प्लस va से चल रहा है, तो l लेंथ कवर करने में मान लो इसको टाइम लग गया t। तो अब रिलेशन बनेगा vm प्लस v एस्केलेटर वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो l/t। तो ये, तो इसमें एक चीज फाइनल है कि ये टाइम इन दोनों टाइम से कम होगा, क्योंकि इसमें आदमी भी चल रहा है और एस्केलेटर भी चल रहा है और डिस्टेंस इतना ही कवर करना है, तो ये जल्दी कवर कर लेगा, तो ये टाइम कम होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है कि एक आदमी एस्केलेटर पे गया, तो एस्केलेटर खराब था, तो इसको सीढ़ी पे चढ़ने में टाइम लग गया मान लो 5 सेकेंड। कितना? 5 सेकेंड। तो एस्केलेटर खराब है, सीढ़ी पे चढ़ने में टाइम लग गया है 5 सेकेंड। तो vm बराबर l/5। और दूसरे दिन गया तो एस्केलेटर सही था, तो ये आदमी इस पे चला नहीं बल्कि इस पे जाके खड़ा हो गया, तो मान लो टाइम लग गया इसको यहां से यहां जाने में 3 सेकेंड। एस्केलेटर इसको यहां से यहां पे ले गया 3 सेकेंड में। तो ये वाला लगाओ, एस्केलेटर सही है पर आदमी एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, एस्केलेटर इसको ऊपर ले गया है 3 सेकेंड में। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इक्वल टू l/3। अब तीसरे दिन ये आदमी यहां पे गया, तो एस्केलेटर भी सही था और ये आदमी भी एस्केलेटर पे चल रहा है। तो अब ये आदमी इस सीढ़ी पे चढ़ने में कितना टाइम लेगा? एस्केलेटर भी सही है और आदमी भी एस्केलेटर पे चल रहा है, तो अब कितना टाइम ले लेगा ये? तो ये लगाओ, vm प्लस va बराबर l/t। तो vm प्लस va बराबर l/t। तो vm के जगह पे ये रखो l/5 प्लस va के जगह पे ये l/3 बराबर
L/T, L/T यही टाइम निकालना है कि एस्केलेटर भी चल रहा है और एस्केलेटर पे आदमी भी चल रहा है, तो कितने टाइम में ये आदमी इस सीढ़ी पे चढ़ जाएगा। तो यहां पे देखो ऊपर में L से L कट जाएगा, इन दोनों में से 5 तिया 15 LCM लो, तो यहां पे बचेगा 5 तिया 15 प्लस 3 पंचे 15 बराबर 1/T, 1/T। तो 5 3 8/15 बराबर 1/T, 8/15 बराबर 1/T। तो यहां से T इंटू 8 बराबर 15, T इंटू 8 बराबर 15, तो T बराबर 15/8 सेकेंड। ये 15/8 इस 3 और 5 T1 और T2 दोनों से कम होना चाहिए। तो और इसको आगे बढ़ा के देखो कम आएगा, ये 15/8 इसको अगर कट करें तो 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 8 एकम 8 और 7 15, तो 7 में तो 8 से लगेगा नहीं तो पॉइंट, तो ऊपर में 70, तो 8 से 70 में लगाओ तो 8 8 64, 8 8 64 और 6 70 तो 60, 8 7 56, 4 60 तो 40, तो 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो 1.875, 1.875 इतना सेकंड लगेगा इस आदमी को सीढ़ी पे चढ़ने में, अगर आदमी भी चल रहा है और सीढ़ी भी चल रहा है तो ये टाइम इन दोनों से कम है। ओके, इतनी बातें क्लियर है। तो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच, एक पार्टिकल यहां पे है, इस पार्टिकल का नाम है P, और एक पार्टिकल हॉरिजेंटली यहां से 100 मीटर की दूरी पे है, और इस पार्टिकल का नाम है Q, और दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली t बराबर 0 टाइम पे, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P 4 मीटर पर सेकेंड से, और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल Q 3 मीटर पर सेकेंड से। तो ये पार्टिकल इधर जाएगा और ये पार्टिकल इधर आएगा, तो ऐसा मोशन होगा। तो दोनों पार्टिकल के बीच का मिनिमम लेंथ, मिनिमम सेपरेशन कितना होगा? क्वेश्चन यही है कि फाइंड क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम लेंथ बिटवीन P एंड Q, ये है क्वेश्चन। तो इसमें रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगाओ, एक पार्टिकल को रेस्ट पे मान लो और उसका वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल को दे दो, डायरेक्शन अपोजिट करके। तो इस P पार्टिकल को हम रेस्ट पे मान लेते हैं, P पार्टिकल को रेस्ट पे मान लेते हैं, और इसका जो वेलोसिटी है ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी इस पार्टिकल को दे देंगे डायरेक्शन अपोजिट करके। तो इस डायरेक्शन में दे दो इस पार्टिकल को ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहां से इस वेलोसिटी को हटा देते हैं, ये पार्टिकल रेस्ट पे आ गया है। अब इस P पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इस Q पार्टिकल में दो वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड और एक इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड। तो इस P पार्टिकल के लिए इस Q पार्टिकल का नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इधर कहीं पे होगा, और ये नेट वेलोसिटी कितना होगा? इन दोनों का वेक्टर सम V नेट कितना होगा?
इन दोनों का वेक्टर सम करो तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 और 25 रूट से बाहर निकलेगा तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो P पार्टिकल के रिस्पेक्ट में Q पार्टिकल का वेलोसिटी आया 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ऐसे चल रहा है ये Q इस P के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ Q P के रिस्पेक्ट में 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, तो ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये है 3 और ये है 4, तो इस 3 वाले को पैरेलल शिफ्ट करके यहां पे चिपकाओ, यहां पे, और इसको थीटा मानो। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा बराबर 3/4, टेन थीटा बराबर 3/4। तो टेन कितने डिग्री का वैल्यू 3/4, 37 डिग्री का। टेन 37 डिग्री बराबर 3/4, तो यहां से थीटा मिला 37 डिग्री, तो ये एंगल मिल गया 37 डिग्री। ठीक, अब देखो P पार्टिकल से Q पार्टिकल का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो ये होगा। Q के इस रास्ते पे जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा P से, यही होगा मिनिमम सेपरेशन बिटवीन P एंड Q। क्योंकि Q पार्टिकल इस रास्ते से आ रहा है तो इस पॉइंट पे Q होगा, तो ये होगा P और Q के बीच का सेपरेशन, जो कि इससे तो ज्यादा ही होगा। और Q पार्टिकल अगर इधर आ जाएगा तो ये होगा P और Q के बीच का सेपरेशन, जो कि इससे ज्यादा ही होगा। तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन P एंड Q, Q के रास्ते पे P पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ डालो तो ये लेंथ जो होगा यही होगा मिनिमम सेपरेशन बिटवीन P एंड Q। मिनिमम सेपरेशन बिटवीन P एंड Q, यही लेंथ। तो ये लेंथ निकाल सकते हैं। अब ये लेंथ निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि ये लेंथ पता है 100 मीटर, ये एंगल पता है 37 डिग्री, तो ये लेंथ निकाल सकते हैं। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से साइन 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, जिसमें हाइपोटेनियस पता है 100 और परपेंडिकुलर यही होगा जो निकालना है। तो लगाओ, साइन 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये लेंथ जो कि निकालना है PQ, बाय हाइपोटेनियस, ये 100 मीटर है, 100। साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो 3/5 बराबर PQ/100, PQ/100, तो 5 से ये 100 कटेगा 20, और PQ बराबर 20 या 60, तो PQ का लेंथ मिला 60 मीटर। तो देखो, इनिशियली t बराबर 0 टाइम पे P और Q के बीच का सेपरेशन 100 है, और कुछ टाइम के बाद P और Q के बीच का ये मिनिमम सेपरेशन 60 मीटर है। तो P और Q के बीच का सेपरेशन, ये मिनिमम सेपरेशन है 60 मीटर, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक, तो यही था क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम लेंथ बिटवीन P एंड Q, जो कि 60 मीटर आया। इसमें हम लोग रिलेटिव कॉन्सेप्ट का यूज किए। तो आज के इस लेक्चर में रिलेटिव मोशन का बेसिक फंडा क्लियर हो गया है। अच्छा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अगले लेक्चर में रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, या रिवर स्विमर प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।